Hello friends, welcome back. This is your own channel Inventive Classes and I am Sandeep Negi. So आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है, और इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे इसी से रिलेटेड, जिसमें हम यूनियन प्लस इंटरसेक्शंस दोनों को इन्वॉल्व करेंगे, एज वेल एज वी विल टेक देयर प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो. स्पेशली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो आपको समझाई जाएगी, जब उसको बहुत गौर से देखेगा. ठीक है, सो प्लीज़ कीप योर कॉपी एंड पेन विद यू. बेस्ट ऑफ लक. वेलकम बैक. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. तो अगर आपके पास दो सेट्स हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स हैं सेट ए में. कोई सेट बी है बेटा जिसके एलिमेंट है 1 3 9 एंड 12. तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा, इंटरसेक्शन का साइन इज दिस, तो वो होगा इन दोनों में जो भी आपके कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही आपका आंसर होगा. अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो 1 और 3 ये दोनों चीज़ें दोनों सेट्स में कॉमन हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 और 3. तो यहीं से इसकी एक डेफिनेशन भी आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रही है. तो यहीं से वी कैन से वो सारे एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ और विच आर कॉमन इन बोथ सेट ए और बी, जो सेट ए और बी में दोनों कॉमन होंगे वही आपका आंसर बनेगा. तो ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट. इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो आपको एक और चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे. जैसे चलिए इसी चीज़ को अगर मुझे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे होगा उसको देखते हैं. ये सेट ए है, ये सेट बी है. ठीक है, लेट्स से दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. तो इन दोनों सेट में जो कॉमन पार्ट है उसी को आप इंटरसेक्शन बोल रहे हैं. तो दिस इज़ द कॉमन पार्ट फॉर यू, और इस पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ए इंटरसेक्शन बी से. ठीक है, तो ये हमारा होता है, इसको यूनियन लिख देते हैं, यूनिवर्सल सेट. तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं वेन डायग्राम में ढूंढूं तो ये जो कॉमन पार्ट होता है इसी को ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें जहाँ पे सेट ए, सेट बी और सेट सी के ये सारे एलिमेंट्स हैं, और अगर हम इन तीनों का इंटरसेक्शन देखें, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो जो इन तीनों सेट्स में कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा. एज यू कैन सी 4 4 एंड 4 तीनों में है तो इस आंसर में आया. यू कैन सी 6 6 एंड 6 इन तीनों में है तो वो आंसर आया. अब इनके अलावा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो इसी वजह से इसका आंसर बन जाता है बेटा ये वाला चीज़. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. एक सेट है जिसमें x वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू 2n के इक्वल है और n यहाँ पे इंटीजर है. सिमिलरली एक सेट भी है जिसके सारे एलिमेंट 3n के इक्वल हैं और n एक इंटीजर है. तो आपको इंटरसेक्शन भी देखना है. तो अगर मैं सेट a की बात करूँ, इंटीजर में अगर मैं यहाँ 1 पहले पुट करूँ तो यहाँ पे 2 आएगा. अगर मैं 2 पुट करूँ यहाँ पे 4 आएगा. मैं 0 पुट करूँ तो 0 आएगा. मैं -1 पुट करूँ तो -2 आएगा. और लॉट ऑफ नंबर्स कैन कम. 3 पुट करूँगा तो 6 आएगा, सो ऑन. ऐसी अगर मैं इस सेट बी को देखूँ, मैं 0 पुट करूँगा तो 0 आएगा. ठीक है, मैं अगर यहाँ पे 3 को पुट करूँ तो 3 आएगा कहीं ना कहीं. 1 को पुट करूँ 3 आएगा. 2 को 6, -3 -6, लॉट ऑफ नंबर्स कैन कम. तो जब भी आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाएगा और किसी ऐसे फॉर्म में पूछा जाएगा तो आपके लिए आंसर देना बहुत टफ है. भाई यहाँ पे 0 भी कॉमन है, यहाँ पे आपका 3 कॉमन नहीं है, 6 है, लेकिन एक बहुत लंबा सीरीज़ है ना. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना होगा 2 का और 3 का, यानी 2n और 3n का एलसीएम लीजिए जिसका आंसर आएगा 6n. तो 6n ही आपका यहाँ आंसर होना जा रहा है. तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी को कभी देखेंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो कि 6n हो और n यहाँ पे z को बिलोंग करेगा, आपका वही आंसर होगा. अब आप देख सकते हैं 1 डालेंगे 6 आएगा, दोनों में है. आप 0 डालते, 0 भी दोनों में आ रहा था. आप यहाँ पे 2 डालते तो 12 हो जाता, 12 भी यहाँ पे पक्का आता. ठीक है, तो जो इन दोनों का मल्टीपल होगा बेटा, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा, यानी एलसीएम जब आप लेंगे इंटरसेक्शन में, स्पेशली जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6n. सिमिलरली कल के पास आपको 3n और 7n वाला एक कॉन्सेप्ट और आ जाए तो उसमें 21n.
ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में 21n हो जाएगा, x इक्वल्स टू 21n, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो ये इस लॉजिक पे वर्क करता है एंड दिस इज़ योर आंसर। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू टेक दी एलसीएम। तो ऐसे ही हम अगला एग्जाम्पल देखें जहाँ पे 3n और 4n है, तो उसका आंसर आ जाएगा 12n, क्योंकि जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 12n आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जिन्हें आपको देखना है। अब चलते हैं गेम में थोड़ा और आगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की फटाफट। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है तो कॉम्यूटेटिव लॉ भी दो लोगों के बीच में ही लगता है। इसके अकॉर्डिंगली अगर A यूनियन B लिखा है और B यूनियन A लिखा जाए तो उन दोनों का आंसर सेम आएगा, ये यूनियन के लिए था। इंटरसेक्शन में अगर A इंटरसेक्शन B लिखा है तो वो B इंटरसेक्शन A के इक्वल ही होगा। तो ये होता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लॉ होता है बेटा यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, आप इसको भी देखिए। एसोसिएटिव लॉ में तीन लोग आ जाते हैं और इसका फंडा बहुत इजी है। अगर A यूनियन B यूनियन C, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, ये किसके इक्वल आएगा, चाहे पहले आप B और C को सॉल्व करें और बाद में फिर A के साथ यूनियन निकाल दें, सेम मीनिंग है। और इंटरसेक्शन में जब आप ये चीज़ देखेंगे तो डिट्टो वही फंडा है, A इंटरसेक्शन B को पहले कीजिए फिर इंटरसेक्शन C कीजिए, चाहे आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C को पहले कीजिए फिर A के साथ करवा दीजिए। तो दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ होता है आपका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है यहाँ पे इडम्पोटेंट, ठीक है। इस लॉ में अब क्या होता है, इस लॉ में क्या होगा बेटा, अगर आप किन्हीं दो सेट का सेम सेट अगर मैं A यूनियन A करवाऊँ तो क्या मेरा आंसर A आएगा, ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर A इंटरसेक्शन A करवाऊँ तो भी मेरा आंसर A ही आएगा। तो ये कैटेगरी आ जाती है इडम्पोटेंट लॉ में, ठीक है। ऐसे ही आपका एक आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी लॉ वो लॉज होते हैं जिसमें आपका जो सेट होता है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है। जैसे अगर मैं A यूनियन फाई करूं तो A आएगा, और सिमिलरली अगर मैं A इंटरसेक्शन यूनियन सेट कर दूं तो भी A आएगा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी लॉ के अंदर आते हैं, जहाँ पे A का अगर मैं यूनियन फाई यानी एम्प्टी सेट से कराऊँ तो A आ रहा है, और A का अगर मैं इंटरसेक्शन यूनियन से करवाऊँ तो भी A आ रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे चार लॉ। अब एक और लॉ यहाँ पे आने जा रहा है, वो है आपका फिफ्थ वन, डेट इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स भी कवर करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, ये जो अंदर ब्रैकेट के है ये बनेगा मेन हीरो, और मेन हीरो ये क्या करेगा, ये सेंटर में आएगा और यहाँ पे A इंटरसेक्शन B बनेगा और यहाँ पे A इंटरसेक्शन C बनेगा, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करती हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C को आप A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C लिख सकते हैं। सिमिलरली A इंटरसेक्शन और B यूनियन C अगर लिखा है तो यूनियन बनेगा, हीरो ये अंदर आएगा और A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C हो जाएगा। अब मैं आपको इसको वेन डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। अगर ये तीन सेट हैं A B C, अगर मैं इसमें A इंटरसेक्शन B ढूंढूँ तो वो दो, ये जो एरिया है वो A और B दोनों में कॉमन है तो ये ऐसा बनेगा, और अगर मैं इंटरसेक्शन C ढूंढूँ तो ये जो एरिया है वो इन दोनों में कॉमन बनेगा, ठीक है। और जब मैं इस चीज़ का यूनियन करवा दूंगा तो दिस प्लस दिस, ये सारा का सारा एरिया यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो यानी A इंटरसेक्शन B यूनियन C का एरिया ये है, जो कि हमने इन दोनों के थ्रू ला के देखा है। और अगर आप इसको डायरेक्टली भी देखना चाहें तो देन यू गैस कैन कंपेयर, सी वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरसेक्शन B यूनियन C। अगर इसको मैं गौर से देखूं और एक वेन डायग्राम आपके लिए यहाँ पे और बना दूं तो क्या होने जा रहा है, ये देखिए, ये A है, ये B है, ये C है। सबसे पहले B यूनियन C का मतलब क्या है, ये सारा का सारा एरिया आएगा। और उसके बाद अगर आप गौर से देखें, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आप लिए,
तो बी यूनियन सी में ये दोनों सेट्स आए, सारे के सारे एलिमेंट्स, और जब इनका इंटरसेक्शन होगा ए से, तो आपका कौन सा एरिया आएगा बेटा, कौन कॉमन है यहाँ पे, कॉमन तो यही एरिया है यार, ठीक है, यही एरिया कॉमन है। और अगर आप इन दोनों फिगर्स को कंपेयर कर पाएँ तो यू कैन सी, आप जो इसके फॉर्मूले से लेके आए थे इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी से, तो भी आपका यही आंसर था, और अगर आप डायरेक्ट वेन डायग्राम में देख रहे हैं तो भी यही आंसर है, ठीक है। तो ये हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस पर्टिकुलर चीज़ का कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज़ राइट, ठीक है। यही तो हम प्रूव करने जा रहे थे। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं बेटा। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक सेट ए है बेटा जो कि सारे नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सेट में 1 2 3 4 बहुत सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। एक सेट बी है जिसमें 2n के इक्वल है आपके एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे सारे इवन नंबर्स आएंगे आपके, यू कैन सी। ये जो वाला सेट है 2n-1, अगर मैं 1 डालूँ तो ये सारे ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, 1 3 वी कैन राइट, 5 I can write, 7 I can write, these are odd numbers। और D is the set of prime numbers, prime number यानी 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो ये आपके सेट यहाँ पे क्लियर हो गए कि कौन सेट कैसे बन के आया है। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ही मैंने सबसे पहले ले लिया, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है। तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 2, ठीक है, तो एक्सेप्ट 2, अगर मैं 2 को छोड़ दूँ तो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, अब जितने भी ऑड नंबर हैं और सी यहाँ पे और है, तो सी और डी में जो चीज़ कॉमन आने जा रही है बेटा, वो कॉमन आएगा यहाँ पे सेट पूरा का पूरा डी, ठीक है। क्योंकि सेट डी जो हमारा पूरा है उसमें सारे के सारे ऑड नंबर हैं और ये भी ऑड नंबर हैं। तो भाई जो छोटा वाला आंसर होगा इसमें, सी और डी में क्या कॉमन है, 3b 5b 7b 11b 13b 15b, यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट सी के अंदर भी हैं। तो सी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी का आंसर डी आएगा। बट यहाँ पे एक एलिमेंट मिसिंग है, वो है 2। तो जब आपको 2 यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना तो इसको हम ऐसे लिखते हैं -2, यानी हमने सेट डी को पूरा का पूरा इन्वॉल्व किया, बट हमने किस एलिमेंट को नहीं लिया, यहाँ पे 2 को नहीं लिया। तो इस चीज़ का आंसर आ जाता है ऐसे, ठीक है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अब मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, भाई ये सारे इवन है, ये सारे ऑड है, कुछ कॉमन आने ही नहीं वाला यहाँ से। ऐसी अगर मैं इसका तीसरा पार्ट देखूं कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर दो भाई, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में अगर मैं कॉमन देखूं तो जितने भी मेरे इवन नंबर्स हैं वही कॉमन है, और इवन नंबर्स का सेट कौन सा है यहाँ पे बी, तो क्या मैं पूरा बी आंसर दूंगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे दूसरा आंसर मांगूँ कि भाई ए इंटरसेक्शन सी का आंसर दीजिए, ए और सी में सारे कौन कॉमन है, जो ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर्स का कौन सेट बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, सॉरी सी बैठा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं पे आपको वहीं आपसे ए इंटरसेक्शन डी पूछा जाए तो ये 2 3 5 7 ये तो सारे के सारे इसके अंदर हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आएगी तो वो क्या कॉमन आएंगे, छोटा वाला सेट, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे दे सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था उसी को। तो नाउ यू कैन सी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में अगर कोई चीज़ कॉमन है 2 3 5 6, तो देख सकते हैं 5 इज़ देयर, 6 इज़ देयर। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन है वो है 5 और 6, ठीक है। सिमिलरली अब मैं अगर इसका ए के साथ यूनियन करूं जो कि 1 2 4 और 5 थे, अगर इनके साथ यूनियन करूं तो इसका आंसर आएगा 1 2 4 5 एक बार ही लिखा जाएगा और 6। तो मेरा यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड तो आया ये इस पूरे को सॉल्व करके। सिमिलरली अगर मैं इन्हें सॉल्व करता तो देखते हैं जब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो क्या मेरा एग्जैक्टली यही आएगा, और अगर एग्जैक्टली यही आया तो मेरा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो जब ए यूनियन बी आपने देखा तो ए यूनियन बी अगर मैं करूं तो उससे क्या निकलेगा, ये सारे एलिमेंट्स निकलेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा यहाँ से। देन
1 यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, 2 मैं इन्वॉल्व कर चुका हूँ, 3 आएगा क्योंकि 3 यहाँ नहीं था, 5 आएगा, नहीं आएगा बिकॉज 5 इन्वॉल्व है, और एक 6 आएगा। अब वहीं पे अगर मैं A यूनियन C करूँ, तो मैं अगर A यूनियन C का आंसर यहाँ पे ढूंढूँ तो डेफिनेटली बेटा ये मैं आपका इंटरसेक्शन का साइन लगा देता हूँ, यहाँ पे आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, और अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है तो 6 इज़ देयर और 7 इज़ देयर। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो जो इसमें कॉमन होगा, तो यू कैन सी 1 और 1 यहाँ पे कॉमन है, 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है, 4 और 4 यहाँ पे कॉमन है, 5 और 5 यहाँ पे कॉमन है, और 6 और 6 यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो LHS आपका जब RHS के बराबर हो गया तो कहीं ना कहीं आपने इसको वेरीफाई करके दिखा दिया, और यही तो करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लेक्चर एंड करते हैं, और एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर 3 सेट का आप इंटरसेक्शन देखते थे तो आप ऐसा लिखते थे। ठीक है, अगर सोचिए यही सेट A1 होता, ये सेट A2 होता, यही सेट A3 होता, तो इसका जो इंटरसेक्शन निकलता है बेटा उसको हम फ्यूचर में ऐसे भी रिप्रेजेंट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे 3 सेट के इंटरसेक्शन ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात यहाँ पे सेम है। जब हमने यूनियन वाला पढ़ा था तो आपको ये मैंने एक्सप्लेन किया था ढंग से। ठीक है, तो सिमिलरली अगर यही इंटरसेक्शन, यही सेट्स अगर चलते रहे और ये n नंबर ऑफ सेट्स आर देयर, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा n इंटरसेक्शन का साइन i इक्वल्स टू 1 और ai। इसका मतलब है ये 1 से चालू हुआ और ये i तक आपका ये n तक जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थ्योरी भी हमने डिस्कस करनी थी। तो ये फाइनली this topic is also over. I hope each and everything is clear to you now. ठीक है, so I am ending my lecture. Thank you बेटा।